हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हंसा लोनायच, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हमारी बीए पार्ट 3 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की क्लास में हम बोन्स प्रोजेक्शन के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बोन प्रोजेक्शन को कैसे बनाया जाता है, उसकी रचना कैसे की जाती है वो हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ उसकी विशेषताएं, उसके उपयोग और जो मेरिट्स डिमेरिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, देखिए, बोन प्रक्षेप, ये आपको पूरा चित्र में दिखाई दे रहा है, ये बोन प्रक्षेप है। और वैसे देखा जाए तो ये एक संशोधित शंकु प्रक्षेप ही है। इसको सबसे पहले रिगोबर्ट बोन ने बनाया था और इनका जो नामकरण है वो, इसका प्रक्षेप का जो नामकरण है वो रिगोबर्ट बोन के नाम पर ही रखा हुआ है। और बोन प्रक्षेप एक समक्षेत्र प्रक्षेप है और समक्षेत्र प्रक्षेप होने के कारण इसे बोन का समक्षेत्र या बोन का शंकु प्रक्षेप, शंकव प्रक्षेप भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्षेप की रचना विधि एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप से काफ़ी मिलती जुलती है। आप जब हमने इस वीडियो में इसे बनाना बताया था तब आप जान गए होंगे। इसमें केवल एक अंतर है, और अंतर क्या है? इतना ही अंतर है कि एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए केवल मानक अक्षांश रेखा का विभाजन किया जाता है, जबकि बोन प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए पूरे अक्षांश वृत्तों को विभाजित किया जाता है। बोन प्रक्षेप के रेखाजाल की तुलना अगर हम करें तो एक प्रक्षेप है सेंसन फ्लैमस्टीड का समक्षेत्र प्रक्षेप, उससे की जाती है। अब देखो, रचना विधि बिल्कुल समान है बोन प्रक्षेप की, और इसमें हमने क्या किया था, जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमने शंकु प्रक्षेप में हमने मानक अक्षांश मान लिया और उस मानक अक्षांश पर जो देशांतर रेखाएं थी वही मार्क की थी। ठीक है, इस तरीके से, और फिर सबको उनको एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया था। लेकिन बोन प्रक्षेप में ऐसा नहीं है। बोन प्रक्षेप में हम हर अक्षांश वृत्त की अलग देशांतर रेखाएं बनाते हैं। ध्यान है आपको, अपन ने ऐसे बनाया था, ये अक्षांश वृत्त हो गए, ये चाप खींचा, ये। अब जितनी डिग्री का वृत्त है, हमने सपोज ये 30 डिग्री का लिया, ये 30 डिग्री आ गया, ये आपका 45 डिग्री का हमने लिया, 45 डिग्री आ गया। तो ये जो गैप है ये हमने यहाँ पर मार्क किया था और फिर ये बोन प्रक्षेप बना था। जबकि वहाँ केवल हम जो मानक अक्षांश मान रहे हैं उसमें जो हमने देशांतर रेखाओं का गैप निर्धारित किया था वही रहता है। तो ये एक मुख्य अंतर है बोन प्रक्षेप में और हमारे शंकु प्रक्षेप में। अब बोन प्रक्षेप की पहचान कैसे की जाए? देखिए, बोन प्रक्षेप में की आइडेंटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने कोनिकल प्रोजेक्शन में डिस्कस किया था। पहला तो पहचान का ये पॉइंट है कि सारे अक्षांश वृत्त शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्तों के चाप हैं तथा इनके बीच की दूरी समान रहती है। ये देखिए, हमने क्या किया, ये पॉइंट लिया, इसी पॉइंट से हमने ये लिया, इसी सेम पॉइंट से यहाँ रखा, ये सब एक ही पॉइंट से, जैसे कि कोनिकल प्रक्षेप में था वही सेम चीज़ इसमें है। तो एक केंद्र से मानकर खींचे गए संकेंद्र वृत्तों के चाप हैं। दूसरा पहचान क्या है? केंद्रीय मध्याह्न रेखा एक सरल रेखा होती है और शेष सभी देशांतर रेखाओं की आकृति वक्राकार होती है। उसमें ऐसा नहीं था कोनिकल प्रोजेक्शन में। अब इसमें देखिए, जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये अपनी केंद्रीय मध्याह्न रेखा हुई, ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन बाकी जितनी देशांतर रेखाएं हैं उनकी जो आकृति है वो वक्राकार होती जाती है, वो स्ट्रेट नहीं रहती है। तो ये भी एक पहचान है बोन प्रोजेक्शन की। तीसरा है, सारे अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटते हैं, लेकिन केंद्रीय मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर की दूरी बढ़ने के साथ साथ अक्षांश वृत्तों तथा देशांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन अधिकाधिक
तिरछे होते जाते हैं। देखिए सारे अक्षांश वृत्त केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटते हैं, लेकिन जैसे जैसे केंद्रीय मध्याह्न रेखा से हम पूरब की ओर और पश्चिम की ओर जो दूरी बढ़ती जाती है, तो ये जो अक्षांश वृत्त हैं और देशांतर रेखाओं का जो इंटरसेक्शन है वो कैसा होता जाता है, तिरछा होता जाता है, स्ट्रेट नहीं रहता। आप ये देखिए, ये अपनी देशांतर रेखाएं हैं और ये अपनी ये अक्षांश है, ये देशांतर। तो जैसे जैसे जहाँ काट रही हूँ स्ट्रेट नहीं रहते, वो तिरछे होते जाते हैं। तो ये भी एक पहचान है बोन प्रक्षेप की। चौथा जो आपका फीचर है वो है, क्योंकि इस प्रक्षेप में सारे अक्षांश वृत्तों की लंबाई शुद्ध होती है, अतः एक या दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेपों के विपरीत बोन प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित होता है। तो बोन जो शंकु प्रक्षेप, एक और दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप थे, उनमें ऐसा नहीं था, वहाँ पर ध्रुव प्रदर्शित नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि सारे अक्षांश वृत्तों की लंबाई यहाँ पे शुद्ध है, तो इसलिए ध्रुव इन प्रक्षेपों में एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित होता है। ये आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। पांचवी जो पहचान है वो है, अलग अलग अक्षांश वृत्तों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। यानी इन अक्षांश वृत्तों पे जहाँ अगर ये अक्षांश वृत्त है, यहाँ जितनी भी देशांतर रेखाएं बनी हैं दोनों के बीच समान दूरी रहेगी। ये जो अक्षांश वृत्त हैं इस पे जो देशांतर रेखाएं बनी है इन सभी की दूरी समान रहेगी। ये जो अक्षांश वृत्त है इस पे हमने जो देशांतर रेखाएं बनानी है, तो ये जो बीच वाली दूरी है समान रहेगी। यानी जो अक्षांश वृत्त है उन पे जो उनकी देशांतर रेखाएं बनी है उनकी दूरी जो है वो समान रहेगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन था बोन प्रोजेक्शन का। अब हम बात करते हैं गुणधर्म की। देखिए, जब हम बात करते हैं गुणधर्म की, तो इसमें पहला जो मेरिट है, गुण है, वो ये है कि सारे अक्षांश बोन प्रक्षेप में सारे अक्षांश वृत्तों तथा केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर मापनी शुद्ध होती है। जितने भी ये अक्षांश वृत्त हैं वहाँ मापनी शुद्ध रहेगी, और ये जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है यहाँ पर मापनी शुद्ध रहेगी। यानी इन क्षेत्रों पर जो मानचित्र बनाए जाएंगे उनका क्षेत्रफल सही सही प्रदर्शित हो जाता है। दूसरा जो विशेषता है, जो इसका जो डिमेरिट है वो है, केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूरी बढ़ने के साथ साथ देशांतर रेखाओं की मापनी भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण किनारों के समीप स्थित क्षेत्रों की आकृति बहुत विकृत हो जाती है। अब आप इसमें देख सकते हैं, केंद्रीय मध्याह्न रेखा हमारी ये है, ये देशांतर रेखाएं जा रही हैं जो खड़ी है, सब देशांतर रेखाएं, और जैसे जैसे हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच की जो मापनी है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ कम थी, फिर यहाँ मतलब इनकी जो मापनियाँ हैं वो स्केल बढ़ता जाएगा। तो इस कारण जो किनारों पे समीप, अब अगर इस मानचित्र के किनारे पे हम ये कोई मानचित्र बनाते हैं इस प्रक्षेप के, तो वहाँ पर आकृतियाँ शुद्ध नहीं रहती हैं। तीसरा जो अपनी विशेषता है वो है, क्योंकि अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध होती है और हर अक्षांश वृत्त अपने समीपवर्ती अक्षांश वृत्तों से शुद्ध दूरी पर होता है, इसलिए इस प्रक्षेप को समक्षेत्र प्रक्षेप का गुण दिया जाता है। देखो, अक्षांश वृत्तों में मापनी शुद्ध है और हर अक्षांश वृत्त अपने पास वाले अक्षांश वृत्तों से एक फिक्स दूरी पर होता है, शुद्ध दूरी पर होता है, इसलिए हम इसको एक समक्षेत्र प्रक्षेप का की संज्ञा भी दे सकते हैं। चौथी जो क्वालिटी है वो है कि इस प्रक्षेप पर अधिक से अधिक एक गोलार्ध को दिखलाया जा सकता है। दोनों गोलार्ध, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर एक साथ नहीं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को हम एक साथ नहीं दर्शा सकते हैं, किसी एक गोलार्ध को हम सही तरीके से इस पे दर्शा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बोन प्रक्षेप के उपयोग की, यानी कौन कौन से एरियाज में इस बोन प्रक्षेप को यूज़ किया जाता है। देखिए, मानचित्रावलियों में यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए बोन प्रक्षेप का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, काफ़ी मतलब यूज़ किया जाता है। लेकिन कम देशांतरी विस्तार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए
यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। तो कम देशांतरीय विस्तार वालों क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी किस लिए है? क्योंकि जैसे जैसे हम केंद्रीय मध्याह्न रेखा से देशांतर दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी जो मापनी है वो बढ़ती जाएगी और अशुद्धि होती जाएगी। तो कम देशांतरीय विस्तार वाले क्षेत्रों को बोन प्रक्षेप में हम आसानी से विशेष रूप से अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये काफ़ी उपयोगी है। और वैसे एक हेमिस्फीयर का, एक गोलार्ध का मानचित्र, चाहे वो दक्षिणी हो चाहे उत्तरी हो, उन गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य बड़े बड़े क्षेत्रों के मानचित्र भी इसमें बनाए जाते हैं। तो ये यूजेस थे। एक दूसरा और उदाहरण है इसमें, जैसे केंद्रीय मध्याह्न रेखा से 70 डिग्री पश्चिम को हम चुन लें तो बोन प्रक्षेप पर चिली का एक आदर्श मानचित्र बना सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चिली का अगर हमें मानचित्र बनाना है तो सबसे उचित प्रक्षेप कौन सा है? तो इसके अंदर बोन प्रक्षेप सबसे उचित है। इसका कारण ये है कि बोन प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा के समीप क्षेत्रफल के साथ साथ आकृति भी काफ़ी सीमा तक शुद्ध रहती है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर स्थित भागों की आकृति में विकृति बढ़ने के बावजूद भी मध्य अक्षांशों के वितरण एवं सांख्यिकीय मानचित्रों के लिए इस प्रक्षेप का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम जो देश हैं, वहाँ पर भी उन देशों में भी इस प्रक्षेप पर स्थलाकृति मानचित्र बनाए जाते हैं। तो अगर चिली का हमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा हम 70 डिग्री पश्चिम चुने तो हम बोन प्रक्षेप पे चिली का एक बहुत अच्छा मानचित्र, आदर्श मानचित्र बना सकते हैं, क्योंकि बोन प्रक्षेप में केंद्रीय मध्याह्न रेखा के समीप के क्षेत्रफल के साथ साथ आकृति भी काफ़ी सीमा तक शुद्ध होती है। और केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर स्थित भागों की आकृति में विकृति बढ़ने के बावजूद भी मध्य अक्षांशों के जो एरियाज़ हैं उनमें हमें अगर किसी भी चीज़ का वितरण दर्शाना है या कोई सांख्यिकीय डेटा को दर्शाना है तो उन मानचित्रों के लिए इस प्रक्षेप को काफ़ी यूज़ किया जाता है। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम जो देश हैं वो बोन प्रक्षेप पर अपने स्थलाकृतिक मानचित्र बनाते हैं और काफ़ी प्रचलित है वहाँ पर स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए बोन प्रक्षेप। तो ये क्वालिटीज़ थी बोन प्रक्षेप की। रचना जो सवाल आपने डिस्कस किया था इस पहले वाले वीडियो में, वो आपको करना है और ये बोन प्रक्षेप के पहचान, गुणधर्म और जो उपयोग हैं वो भी आपको अपने फाइल में तैयार करने हैं और अपनी मेमोरी में उनको ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी एटलस में किसी प्रकार के आप प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप देखें तो कोई मानचित्र बना देखें तो आप बिना देखे ही पहचान जाएं कि ये बोन प्रक्षेप पर बना मानचित्र है। मतलब बिना उसको एकदम एक फर्स्ट पॉइंट पे देखते ही, मानचित्र को देखते ही आप पहचान जाएं कि भाई ये बोन प्रक्षेप पर बना हुआ है, बोन प्रोजेक्शन पर मानचित्र बना हुआ है।